हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर काइनेमेटिक्स के ऊपर है। अभी तक मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पोजीशन, चेंज इन पोजीशन दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, देन आफ्टर मैंने डिस्टेंस बताया। डिस्टेंस क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी किसी पाथ को फॉलो करके जाएगा तो उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। फिर मैंने आपको स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है उसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है, मैंने सेकेंड लेक्चर जो है काइनेमेटिक्स लेक्चर 02 में मैंने आपको ये बताया है कंप्लीटली। तो आज मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है। देन आफ्टर मैं आज काइनेमेटिक्स के कुछ ऐसे इक्वेशंस को मैं डिराइव करूंगा जो ज्यादा यूज होते हैं काइनेमेटिक्स में, 1D मोशन में। तो आज मैं टॉपिक डाल रहा हूँ एक्सेलरेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ए से दिखाएंगे। तो एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो सिंपली एक्सेलरेशन भी अगर देखिएगा तो ये जो चेंज हम देखते हैं एक इंटरवल के लिए देखते हैं या किसी इंस्टेंट पे देखते हैं। तो ये भी एट टाइम टी, जब हम किसी टाइम टी पर देखेंगे कि वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन जो होगा ए इंस्टैन्टेनियस, वो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम टी, इन टाइम टी यानी एक टाइम इंटरवल में इसकी बात होगी, ठीक है। और कभी भी इंटरवल में बात होती है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दो पोजीशंस होंगे, उसके बीच में टाइम इंटरवल होगा और ये कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा हम इसे बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा ए एवरेज, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू अकर दिस चेंज। इनिशियल से फाइनल होने में जो टाइम लगा होगा वही टाइम निकलना हम लोग यहाँ पर लेंगे, ओके। तो ये इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन और ये एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं थोड़े से मोशंस को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। मोशन जो है स्टेट ऑफ मोशन को मैं बताना चाहता हूँ, स्टेट बताना चाहता हूँ एक्चुअली मैं किसी ऑब्जेक्ट की, और उसे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। देखिए अभी तक हमने सब चीज को, हर एक चीज के बारे में पढ़ लिया है, जो भी काइनेमेटिकल टर्म्स है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, सब चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर मैं देखूं तो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा, स्टेट के बारे में। स्टेट का मतलब अवस्था, कंडीशन। तो दो स्टेट में आपको मिल सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या वो ऑब्जेक्ट किसमें हो सकता है, मोशन में। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे अपने अगल बगल में, तो आप देखोगे चलती हुई गाड़ी, तो आपके हिसाब से वो मोशन में है, रुका हुआ कोई पर्सन है तो आपके हिसाब से वो रेस्ट में है। तो आप बोलते हो या तो रेस्ट होगा या मोशन होगा। रेस्ट में रहने की कंडीशन यही है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी रेस्ट को हम बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो रेस्ट में है। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी 0 हो तो जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन 0 ही हो जाए, ठीक है ना। तभी वेलोसिटी 0 हो सिर्फ तो हम बोल सकते हैं वो रेस्ट में था। हाँ, अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर वो चलना स्टार्ट कर जाएगा। बट एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी 0 है तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में देखूं, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो ये ऊपर की ओर जैसे जैसे जाता है, इस पे पूरे इंटायर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। बट जब ये टॉप पॉइंट पे जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। एक इंस्टेंट के लिए ही 0 होती है, लेकिन होती है। बट उस समय एक्सेलरेशन होता है, उस समय भी लग रहा होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ रेस्ट होने का मतलब, बहुत लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन भी 0 चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी 0 है उसको आप रेस्ट बोलोगे। एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो ये रेस्ट ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, फिर से ये मोशन में आएगा।
बट रेस्ट पॉसिबल है एक्सेलरेशन जीरो होते हुए भी। कैसे? इसका एग्जांपल बेसिक है ये, जब आपने इसको उछाला तो ये ऊपर गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा था इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर था। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही सही, बट उसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो रेस्ट में आया, फिर वो नीचे आने लगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो था डाउनवर्ड में। मोशन का मतलब ये है कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, यानी द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है कि कुछ समय के बाद उसकी पोजीशन बदल रही है किसी ऑब्जेक्ट की उसके रिस्पेक्ट में, तो बोलेगा और वो जो ऑब्जेक्ट जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में है। यानी मोशन की कंडीशन यही है कि वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। वेलोसिटी कुछ होगी तभी ना पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है, अब मैं मोशन को फर्दर डिस्क्राइब करता हूं दो पार्ट्स में। एक पार्ट को मैं बोलता हूं कि देखो वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ है, तो वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो सकती है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ये बात तो है। कांस्टेंट और वेरिएबल में यही अंतर है कि कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, वैल्यू उसकी फिक्स है वेलोसिटी की, 10 मीटर से चल रहा है तो 10 मीटर से ही चल रहा है। वेरिएबल का मतलब वो टाइम के साथ या किसी पोजीशन के साथ किसी भी ऊपर पर किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये नो डाउट वेलोसिटी कांस्टेंट कब रह पाएगा? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज करने वाला टर्म ही जीरो है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और जो चीज चेंज नहीं होगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। सोचने वाली बात है। अगर चेंज आएगा ही नहीं तो जैसा शुरू में था वैसा लास्ट में और हमेशा वैसा ही रहेगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, तो ये दोनों साथ में ही आएगा, एक के साथ एक। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, या अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। बट अगर वेलोसिटी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसको चेंज करने वाला एक यही है, तो एक्सेलरेशन। अब इस वाले मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of times, then those type of motion is called as uniform motion. Non-uniform motion को हम बोलते हैं if an object covers unequal distances in equal interval of time, then those type of motion is called as non-uniform motion. यानी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ? Non-uniform motion. Uniform नहीं है, कैसा है? Non-uniform. Non-uniform motion. यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर बात आ रहा है तो सीधे देखना वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्म के लिए। अब देखना इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस वाले केस के लिए आप अभी इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब मैं बात बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसके पास भी दो ऑप्शंस हैं कि जीरो में नहीं हूं, तो मैं जीरो अगर नहीं हूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं कांस्टेंट हो सकता हूं या मैं वेरिएबल हो सकता हूं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? या तो कांस्टेंट हो सकता है या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। बिल्कुल, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसे हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आप इसे क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो आज जो अभी हम टॉपिक पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं इस वाले पर, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को आप या तो रेस्ट या मोशन में बोल सकते हो। रेस्ट में होने की कंडीशन क्या है? वेलोसिटी जीरो। अगेन एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट मोशन में होने की कंडीशन क्या है? मोशन में होने की कंडीशन है वेलोसिटी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं है। अब वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ये मोशन के और भी ब्रांचेज हैं जिसमें आपको अलग अलग नाम मिल सकता है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म में दो वैरायटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो अब मैं जो टॉपिक पे स्टडी करने वाला हूं, इस टॉपिक पे मैं आपको आज फोकस करूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
ठीक है, ओके। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। एक बार आप ये भी देख लेना, पोजीशन या इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको x या s से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है। अगर आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो वेलोसिटी को आप बोलते हो डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी निकाल आएगा। अगर वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन की ओर जाना चाहते हो, तो एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। और अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dA/dt, तो dA/dt निकाल तो लोगे, हो सकता है आप निकाल लो, लेकिन ये चीज अभी डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड। अरे कुछ चीज होता होगा, नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइंड का मतलब उसको निकाल ही नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन उस वैल्यू वो क्या है, वो कौन सा पैरामीटर है, उसका हम लोगों ने नाम नहीं दिया हुआ है, तो इधर आप जाओगे नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन तक डिफरेंशिएट करोगे, इधर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर से वापस आओ, अब देखो इधर ध्यान से, वापस आना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की ओर, तो आपने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की ओर जाने के लिए आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। किसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को। तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन को उल्टा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा वेलोसिटी। ओके, इंटीग्रेट। अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर से आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक काम करोगे, वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर दो टाइम के साथ, इंटीग्रेट वेलोसिटी विद टाइम, और जिस टाइम में आप निकालना चाहते हो। कोई बोले कि सर इसको भी अगर इंटीग्रेट कर दे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, तो ये भी कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी ये ध्यान रखोगे आप रिलेशन। ओके, क्योंकि एक से दूसरे में जाने के लिए हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये बताया, फिर मैंने आपको ये भी बताया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाने का तरीका। आप डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करो, आगे ये भी डिफरेंशिएट किया हमने, और इधर से आते समय हमने क्या किया, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन। ओके, अब आज मैं आपको बताऊंगा काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो केस है, आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली छोड़ देते हो ग्रेविटी के अंडर मोशन करने के लिए, ठीक है, आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अपने तरफ से नहीं लगाते हो, सिर्फ छोड़ देते हो, धरती के ग्रेविटी के हवाले कर देते हो, तो उस समय ग्रेविटी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सर्ट करता है, लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, आइए मैं आप उसको काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैं ये टॉपिक डालने वाला हूं। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये रिलेशन याद रखोगे क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला हूं। देखिए यहीं पे मैं डाल रहा हूं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक बात बताना, नाम में है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो चेक करो यहां से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम रिलेशन निकालने वाले हैं, वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सबसे पहला रिलेशन क्या निकालने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो मैं जो फर्स्ट रिलेशन निकालने वाला हूं वो निकालने वाला हूं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जो निकल कर आता है उस इक्वेशन को हम लोग मोशन फर्स्ट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ध्यान से, आपने बोला जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt, तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी निकालना है एक्सेलरेशन से, तब क्या करोगे, dv लिख दोगे a dt। ओके, और आप बोलोगे कि अच्छा अब इसे मुझे निकालना है तो आपको दोनों ओर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम जो है t1 से t2, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था टाइम वाज t1, और ये है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंबल u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को सिंबल किससे दिखाते हैं, v से। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली किसी का वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v था, इनिशियल टाइम को आप क्या बोल रहे हैं, t
इनिशियल टाइम को आप क्या बोल रहे हो, और अगर इनिशियल टाइम को आप 0 बोल दो तो और अच्छा है, जब आप मोशन स्टडी कर रहे हो वो 0 मान लो, और फाइनल टाइम को आप बोल दो t2, और t2 या डायरेक्ट आप बोल दो 0 to t, ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल जो चीज कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं, ये बात आपको पता होगी, नहीं भी है तो मैं तो बता ही रहा हूं ना। इस वाले को मैं फर्दर अगर लिखूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इंटीग्रेशन के साइन से a बाहर आ गया, और अगेन dt को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये t हो जाएगा, और ये 0 to t। अब आपको पता होगा जब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं उसमें से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ गया v माइनस u, पहले रखा मैंने v माइनस, फिर लोअर लिमिट रखा v के जगह पे a, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, यानी v माइनस u इज इक्वल टू at, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। इस दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज मोशन फर्स्ट इक्वेशन, जिसे हम लोग मोशन फर्स्ट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब मैं सेकंड जो रिलेशन बताने वाला हूं, दैट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। आपके पास वेलोसिटी आ चुका है, वेलोसिटी से आप पोजीशन निकालने के लिए क्या करोगे, देखो वेलोसिटी से पोजीशन की ओर जाने के लिए इंटीग्रेट करोगे, बिल्कुल। तो मैं लिख रहा हूं पोजीशन को क्या लिख देते हैं s, तो आपको पता है जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंशिएट करने के बाद आता है पोजीशन को, तो आप पोजीशन को क्या लिखोगे, ds इज इक्वल टू v dt, मैंने उसी चीज को लिखा था। और आप अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो इनिशियली आप इसको मान लेते हो जब वो चलना स्टार्ट किया, दैट इज 0, ठीक है। s1 भी मान सकते हो, s1 को मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया, देखो s1 रख देता हूं, और फाइनल को s2 में बोल देता हूं, आगे जा करके इसको मैं 0 रख दूंगा और s2 को s रख दूंगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको s1 ही रखता हूं, और टाइम को मैं t1 से t2 कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बाद में t1 का वैल्यू 0, तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको 0 ही रखता हूं, ठीक है, 0 to t, और इसको मैं मान रहा हूं शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0, और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है s है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये s आएगा 0 to s। अच्छा, v की जो वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, जैसे एक्सेलरेशन बाहर रख दिया वैसे इसको बाहर नहीं कर सकते हो, आप इसका प्रॉपर वैल्यू रखोगे, ये है v कितना है, u प्लस at इनटू dt 0 to t। तो इसको आप डिफरेंशिएट करने के बाद जब अपर लिमिट s रखोगे, लोअर लिमिट 0 की, s ही बचेगा। अब देखो u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट टर्म, क्यों, क्योंकि इनिशियली जो वेलोसिटी दिया था वो तो दे दिया था, अब क्या वो चेंज थोड़ी होता है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो u dt अलग अलग कर दो इंटीग्रेट करने के लिए, फिर a कांस्टेंट है तो ये इसको मतलब u को आप बाहर कर सकते हो, यहाँ पे a कांस्टेंट है, t dt 0 to t, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया dt का, u into dt, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया dt का, तो a t dt, तो t तो आपका वेरिएबल, उसको तो इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो, dt का इंटीग्रेशन t, a t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब आप पुट कीजिए यहां से, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, अपर लिमिट t पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 हो तो 0 कर देगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर मोशन सेकंड इक्वेशन, ये हमारा मोशन का कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, ओके। तो इसे हम लोग मोशन फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसे मोशन सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। मोशन थर्ड इक्वेशन आप देख लीजिए, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। अच्छा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन के लिए आपको एक चीज समझना होगा, मैं इसको बोल रहा हूं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। आप देखो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं dv by dt,
लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। और अगर मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो, और उसको ऐसे लिख दूं dx बाई dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपने तरफ से, और मैं लिख रहा हूँ dx बाई dt, dx के नीचे dt और dv के नीचे dx लिख दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अरेंजमेंट चेंज किया है मैंने। देखो ना, नीचे dx था, dx दिख रहा है, dt भी था, dt दिख रहा है, बस dx के नीचे था, dx के नीचे dt कर दिया, dv के नीचे dx कर दिया। ये जो होता है dx बाई dt, दिस इज वेलोसिटी। देखो, जब वेलोसिटी होता है कि नहीं, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी dv बाई dx। और आप निकालना चाहते हो रिलेशन x और v का, तो आप एक काम करो, v dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a dx। बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी को आप u बोल रहे हो, फाइनल वेलोसिटी को v बोल रहे हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को आप 0 बोल रहे हो, फाइनल को आप s बोल रहे हो, यही बोल रहे हो। v वेरिएबल है, v कांस्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो v dv के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, va स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। देखो, x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दिस इज द रूल टू इंटीग्रेट। मैं अगर बोलूं कि v का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 होगा, जो पावर 1 होगा उसे से डिवाइड करोगे, मैंने किया। ये हो गया u और ये क्या है v, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और आप 0 से s लिमिट पुट कर दोगे, अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, और ये कितना आ गया a इंटू s, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या है a इंटू s। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज मोशन थर्ड इक्वेशन। ये मोशन का थर्ड इक्वेशन ये नाम से फेमस है, ये मोशन के सेकेंड इक्वेशन के नाम से फेमस है, एंड दिस इज योर मोशन फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों इक्वेशन फेमस बहुत हैं, बट ये किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया था, इसमें से किसी इक्वेशन को यूज नहीं कर पाओगे। फिर सर क्या करेंगे, तो बेसिक काम करोगे जो किया गया है, और उस समय इस समय आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ला दिए हो, और उस समय वो चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो प्रॉपर तरह से इंटीग्रेट करोगे, यानी इंटीग्रेशन से आपकी जान बचने वाली नहीं है, उसको भी सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी बस इसको ध्यान से समझो। ये हमारे पास मोशंस के 3 इक्वेशन आए। ओके, अब मैं एक और इक्वेशन फेमस है पार्टिकल की, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए क्लियरली, किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन आया, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए मैंने क्या किया, एक एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। हमने एक पैरामीटर पकड़ा जो कांस्टेंट है, जो गिवन है, a कांस्टेंट है, उसी को मैंने पकड़ा, a dt कर दिया, dt को इधर भेज दिया, dv को इधर कर दिया, dv को इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, बहुत सारे इंटीग्रेट किए मैंने, और मैंने लिमिट ध्यान में रखा, इनिशियली u वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी v था। ये इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t, जब मोशन स्टार्ट होता है तो आप उसको t इक्वल टू 0 बोलते हो, और ये t जो है वो एक वैल्यू होगा जिससे आपको निकालना होगा, t जनरल बात हो गई। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, और एक और डेरिवेशन आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं आता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड का मतलब ये होगा, जैसे समझिए अभी जो हमारे पास ये फार्मूला है s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट देता है ये 0 टू, ये डिस्प्लेसमेंट देता है 0 टू t सेकंड, 0 टू t सेकंड, मतलब अगर इसमें आप t की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 0 से लेकर 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है। बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 4 सेकंड का चाहिए होगा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था, एंड दिस इज योर t इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल t इक्वल टू 4, 0 टू 3 सेकंड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s3, और 0 टू 4 सेकंड के लिए s4 हो गया। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकंड होगा, 3 से 4 सेकंड का जो टाइम होगा, वो 1 सेकंड का जो आपको गैप मिलेगा, दैट 1 सेकंड गैप विल बी नोन एज 4th सेकंड।
4 से 5 सेकंड जो होगा वो सेकंड को आप बोलोगे 5th सेकंड। तो हमें ये निकालना है। अगर मैं इसको रिप्लेस करके n कर दूं तो ये n-1 टाइम हो जाएगा और आप इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। ये जो हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट n-1 और ये ऐसे। यानी अगर मैं चाहता हूं निकालना डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं जिसे मैं बोलूंगा SN, ठीक है। इसे जनरली SN भी बोला जाता है बट इसमें TH लगा देंगे तो समझ लीजिएगा उस nवां सेकंड में बात हो रही है। यानी इसे कैसे निकाल सकते हैं, SN माइनस SN-1। यानी इस फार्मूला में एक बार n की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कीजिए n की वैल्यू, t की वैल्यू n, t की जगह मैंने n पुट किया 1/2 a, t की जगह क्या पुट कर दो n माइनस, और SN-1 कहने का मतलब है t की जगह n-1 पुट कीजिएगा तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व कर लेते हैं un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर un माइनस u प्लस हाफ a और n माइनस का स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, अंदर में क्या आएगा माइनस 2n, और फिर आप उसको a/2 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ माइनस 2n प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। n-1 का होल स्क्वायर हुआ है un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा माइनस a और ये बचेगा प्लस a/2। ओके, अब मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा, सामने वाला जो माइनस दिख रहा है an स्क्वायर माइनस un प्लस u, फिर से माइनस, ये प्लस माइनस माइनस an स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस an, फिर ये माइनस a/2। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखिए ध्यान से, an स्क्वायर बाई 2 an स्क्वायर बाई 2 गया, un से ये un गया, बचा क्या सिर्फ u प्लस दिस, यानी आप इसको लिख सकते हो u प्लस a कॉमन ले लोगे तो n-1/2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। और इसी को अगर मैं अलग तरीका से लिख दूं तो ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आप 2 कॉमन निकाल लो तो आप इसे लिख सकते हो 2n-1। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड, u प्लस a/2 2n-1। क्या आपको विजिबल है? कैमरा पूरा बोर्ड विजिबल है? ओके, विजिबल है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ और अब एक मैं क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन के हेल्प से इनके एप्लीकेशंस को समझा जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चंस के हेल्प से इसके एप्लीकेशन को समझा जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं अच्छा वाला। क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ओके, चला दीजिए, ठीक है। A body travels a distance of 20 meter in 7 seconds and 24 meter in 9 seconds. How much distance shall it travel in 58 seconds? मतलब ये 7 सेकंड में 24 मीटर चला है। 7 सेकंड में नहीं, 7th सेकंड में, 7वें सेकंड में, 6 से 7 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का टाइम इंटरवल होगा, उसमें ये चला है कितना 24 मीटर। 8 से 9 सेकंड वाला जो समय होगा उसको आप 9 सेकंड बोलोगे, उसमें चला है ये कितना 24 मीटर, सॉरी 7 सेकंड में 20 मीटर चला है, 9 सेकंड में 24 मीटर। ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकंड एंड 24 मीटर इन 9 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रैवल इन 15 सेकंड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, nth सेकंड की अभी मैंने डिराइव किया इक्वेशन, तो nth सेकंड की बात हो रही है, s nth डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड होता है u प्लस a/2 2n-1, जहां पे n क्या होता है nवां सेकंड, nth सेकंड, जिस सेकंड का बात हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं तो 20 मीटर जो आया है वो डिस्प्लेसमेंट किस सेकंड का है 7 सेकंड, तो n की जगह पे 7 पुट कर दीजिए, n की जगह पे 7 रखा मैंने,
ये 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 7 टू जब 14 में से 1 जाएगा 13, इतना बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आइए सेकंड इक्वेशन बना लीजिए इस वाले से। अगर मैं बोलूं 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये आपको दिया हुआ है S9, ये दिया हुआ था S7, कंफ्यूज मत होइएगा। S9 दिया हुआ है 24, ओके। तो u प्लस a बाई 2, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 माइनस 1, आप इसको लिखोगे 24 इज इक्वल टू u प्लस 18 माइनस 1, ये हो जाएगा 17a बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल u और a अननोन है और दो इक्वेशन है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो। चलो मैं निकाल रहा हूँ। ये है 13 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड वाले को, तो ये चला जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, सॉरी 4 बचेगा, ये पूरा चला जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। 17 बाई 2 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 17a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई, एलसीएम बचेगा 2, 17 में से 13 जाएगा 4, तो 4 बाई 2 2 बचेगा, तो 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। चेक कीजिएगा, ये देखिए 17 में से 13 जाएगा 4, 14, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 और 2 डिवाइड हो गया इधर जाकर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इस वाले इक्वेशन को ही ले लेते हैं, 20 इज इक्वल टू u प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 2 है, यानी u कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड, u आ गया 7 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 से, तो हमारे पास u भी है, u कितना है, u है 7 मीटर पर सेकंड, दिख नहीं रहा होगा रेड मार्कर, ये देखो a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है 50 सेकंड का 15वां सेकंड में कितना वो चला, तो u है 7 प्लस a कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 माइनस 15 माइनस 1, ये 2 से 2 गया, 7 प्लस 29, ये हो जाएगा 36 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 सेकंड विल बी 36 मीटर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी ऑब्जेक्ट को जब आप उछालिएगा तो कितना टाइम लेता है मैक्सिमम हाइट तक जाने में, फिर वो पूरा देर कितना हवा में रहता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।